हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल आर ए सी एकेडमी में। आज हम हाल फिलहाल में न्यूज़ में संबंधित किसान बिलों से संबंधित लेक्चर लेकर के आए हैं, इसमें से कवर किया जाएगा कितने बिल हैं, कौन कौन से बिल हैं, कौन कौन से हैं, किसान इनका विरोध क्यों कर रहे हैं, हरियाणा और पंजाब के किसान ही इसका विरोध क्यों अधिकतर कर रहे हैं, और इन बिलों के लाभ क्या हैं और किसानों के तर्क क्या हैं। से संबंधित हम जानकारी प्राप्त करेंगे। बेसिक से डिस्कशन करें तो सरकार ने जून में 3 अध्यादेश लेकर के आई थी, जो सितंबर माह में सरकार ने इनको एक्ट बना दिया, मतलब संसद में पारित होकर के एक्ट बन गए। ये बिल कौन कौन से हैं? ये बिल हैं, पहला कृषि उपज व्यापार वाणिज्य अधिनियम 2020, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य 2020। दूसरा है मूल आश्वासन तथा कृषि सेवाओं पर किसान समझौता अधिनियम 2020। मूल आश्वासन, यह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तीसरा है आवश्यक वस्तु विधेयक। आवश्यक वस्तु विधेयक 2020। इसमें से सबसे ज़्यादा किसान पहले बिल का विरोध कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि इन बिलों के बारे में। ये जो दूसरा बिल है, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है? कोई कंपनी या फर्म किसानों से संविदा करती है एक निश्चित समय के लिए तथा निश्चित मूल्य पर। इसमें से लाभ क्या है? इसमें से लाभ किसानों के और फर्म को ये निश्चित हो जाता है कि हमें इतनी फसल इतने समय पर मिल जाएंगी, जिससे वो अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं, और किसानों को ये है कि उनकी आय निश्चित हो जाएगी। और दूसरा क्या है? दूसरा, जो ये फर्म है, ये किसानों को अच्छी टेक्नोलॉजी, साथ ही अच्छी किस्म के बीज प्रोवाइड करवाएगी, जिससे किसानों की उत्पादन तथा उत्पादकता दोनों में से वृद्धि होगी, जिससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। आइए जानते हैं दूसरे विधेयक के बारे में। आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक। आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक। क्या इसके पहले भी कोई एक्ट था? हाँ, 1955 में से जवाहरलाल नेहरू के समय एक एक्ट लाया गया था, जिसमें से कहा गया था कि व्यापारी आवश्यक वस्तुओं का स्टोर नहीं कर सकते थे। कारण, आज़ादी के समय भारत के समक्ष अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ थी, जिसमें से एक गरीबी, भूखमरी। इनसे निपटने के लिए सरकार ने यह प्रोविज़न लाया था। अब परिस्थितियाँ कुछ और है, इस कारण से सरकार ने इसमें से संशोधन करते हुए व्यापारियों को आवश्यक वस्तुओं के भी स्टोर करने के लिए अनुमति दे दी है। स्टोर करने से होगा क्या? जब वस्तुएं स्टोर अधिक हो जाएंगी तो निर्यात भी किया जाएगा, या बेचा जाएगा, ये दूसरे देशों को निर्यात, तो भारत के निर्यात में वृद्धि होगी। तो
व्यापार घाटे की स्थिति में जो भारत रहता है तो संतुलित होने की स्थिति में पहुंचेंगे। जो तीसरा विधेयक है, यह तीसरा विधेयक है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य, इसका किसान विरोध कर रहे हैं। ये प्रोविजन है क्या, इसमें से क्या क्या है? इसके पहले क्या होता था? किसान अपनी फसल सिर्फ मंडियों में ही बेच पाते थे एमएसपी रेट पर, लेकिन इसमें कहा गया है कि किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हैं अधिक मूल्य पर, जो अगर मार्केट के बाहर भी या मंडियों के बाहर भी मार्केट में बेच सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे किसानों की आय में से वृद्धि होगी। और किसानों के इसके पीछे तर्क क्या है? किसान विरोध क्यों कर रहे हैं? किसान कह रहे हैं कि अगर मंडियों के बाहर हम बेचेंगे तो ये जो व्यापारी समूह है, एक निश्चित समय के बाद ये अपना समूह बनाकर मूल्य डिसाइड करेंगे, या फिर यूँ कहें कि उनकी मोनोपोली स्थापित हो जाएगी, जो मूल्य निर्धारित करेंगे जो किसानों के पक्ष में या हितकर में नहीं होगा। ये उनका तर्क है। लेकिन सरकार ने उनको भरोसा दिलाने के लिए कहा कि जो एमएसपी है ये कभी नहीं खत्म होगी, कभी नहीं खत्म की जाएगी। दूसरा इसमें से तर्क क्या है? दूसरा इस बिल में है कि जो मंडियों के बाहर जो व्यापारी हैं उनको लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी, सिर्फ पैन कार्ड लगेगा। इसके पीछे किसानों का तर्क क्या है? उनका कहना है कि अगर उनको लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है तो व्यापारी किसानों का पैसा भी खा सकते हैं या फिर फसल खरीद करके वो भाग सकते हैं। ये तर्क है किसानों का। और तीसरा इस विधेयक में है मंडियों के बाहर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाएगा। जो किसानों को मंडियों पर लगता था। एक तो हो गया जो किसानों की फसल खरीदते थे बिचौलिए या फिर कमीशन एजेंट, वो किसानों से फसल खरीदने पर 2 से 3% तक का टैक्स लेते थे। साथ ही मंडियों पर सुविधाओं के लिए भी 2 से 3% तक टैक्स लिया जाता था। इसके साथ ही किन्हीं किन्हीं राज्यों में से रूरल डेवलपमेंट के लिए भी 2 से 3% टैक्स लिया जाता था, जो अब बाहर टैक्स नहीं दिया जाएगा। इसके पीछे किसान क्या कहते हैं? इसके पहले बिहार में ये लागू था। बिहार में देखा गया कि ये जो मंडियों के बाहर भी टैक्स वसूल करते हैं, साथ ही टैक्स वसूल करने के साथ ही वो वहाँ पर ये सुविधाएं भी नहीं प्रोवाइड करवा रहे हैं, पानी बैठने के लिए जगह, ये चीज़ें नहीं दे रही हैं। और साथ ही ये व्यापारियों का एक समूह बन गया है जो कि फसल के रेट निर्धारित करते हैं, जो कि किसानों के हितकर में नहीं या फिर यूँ कि एमएसपी से भी कम रेट पर निर्धारित करते हैं। अब ये किसान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? तो विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध क्यों कर रहे हैं? पहला उनका तर्क है कि मंडियों के बाहर जब फसलों को बेचेंगे तो व्यापारियों की मोनोपोली स्थापित हो जाएगी, जिससे कि उनके रेट या दाम में गिरावट हो जाएगी और मंडियों का अस्तित्व अब खत्म हो जाएगा। सरकार ने कहा कि यह गलत सोच है, किसान गलत सोच लिए हैं, एमएसपी कभी नहीं खत्म होगी। और दूसरा है ये जो व्यापारी वर्ग था, इनके लिए सरकार ने सिर्फ पैन कार्ड का प्रोविज़न किया था, लाइसेंस का नहीं। किसानों का डर है कि वो हमारी फसल खरीद करके भाग न जाएं
या फिर धोखा दे दे किसानों को। ये सारे किसानों के तर्क हैं। साथ ही इसमें से तीसरा प्रोविज़न किया गया था इस विधेयक में कि अगर ये व्यापारी वर्ग भाग जाते हैं तो इसके लिए किसान जिले के एसडीएम के पास जा सकते हैं। एसडीएम एक बोर्ड का गठन करेगा जिसका निर्णय बाध्यकारी होगा। तो किसानों का तर्क है कि आप हमें सिविल कोर्ट में जाने की इजाज़त दें। ये था किसान बिल में। आज हमने इस करंट अफेयर्स के टॉपिक कवर किया। जय हिंद।